परम आदरणीय संत गुरुवर मोहन प्रियाचार्य जी, माननीय हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शिवराज सिंह जी, श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर पूरनचंद्र सर, पुस्तकालय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजेश सिंह जी, मेरे सहयोगी मित्र प्रोफेसर प्रदीप जी, अभी इस पूरी संगोष्ठी का कुशल संयोजन कर रहे विश्व मोहन मिश्र जी, श्री प्रकाश चंद्र जी और सभाघर में उपस्थित मेरे साथी शिक्षक करुणा जी हैं, मुकुल जी हैं, रवि जी, जिनका भी मैं नाम लेना भूल गई है, सबसे क्षमा की याचना करते हुए सबको सादर प्रणाम। महामती श्री प्राणनाथ जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं प्रस्तावना मुझे प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। तो विषय है प्रणामी साहित्य में अकादमिक शोध की स्थिति एवं संभावना। पहले हम बात करें स्थिति की, क्योंकि दो है पक्ष, एक वर्तमान उसकी स्थिति क्या है शोध की अकादमिक जगत में, और फिर उसकी संभावनाएं। यद्यपि इस पर विस्तार से चर्चा प्रोफेसर टंडन सर करेंगे, मैं संक्षेप में थोड़ी सी बात कहूंगी। स्थिति की बात करें तो स्थिति संतोषजनक नहीं है, जो होनी चाहिए वह नहीं है। महामती प्राणनाथ का साहित्य आयु में लगभग 400 वर्ष हो चुके हैं, परंतु उसका अभी तक अकादमिक जगत में वह स्थान नहीं बन पाया जो बनना चाहिए। उसके पीछे मूल रूप से मैं दो कारण देखती हूँ। कारण तो और भी बहुत सारे हैं, पर दो कारणों की मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगी। इसमें सबसे पहला कारण तो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का है, इतिहासकारों का, आलोचकों का, समीक्षकों का, जिन्होंने रीति काल पर जब उत्तर मध्यकाल की बात करते हैं तो उनका पूरा ध्यान रीति काल पर रहा, रीति काल की श्रृंगारिक रचना पर रहा। लक्षण ग्रंथों की बात करते हैं, पर उस समय जो रीति इतर काव्य धाराएं, जिनमें संत काव्य धारा थी, सूफी काव्य धारा थी, नीति काव्य धारा थी, वीर काव्य की परंपरा थी, उनको फुटकर खाते में डालते थे, उन पर वे उतना ध्यान नहीं देते हैं, उपेक्षित करते। और जबकि ये संत साहित्य की धारा तो मध्यकाल में कबीर नामदेव से प्रारंभ होकर अजस्र रूप में निरंतर प्रवाहित होती हुई उत्तर मध्यकाल में भी रही, जिसमें सुंदरदास, रजब, मलूकदास, प्राणनाथ, जम्बोजी, चरणदास आदि अनेक संत हुए। परंतु इन संतों पर उस रूप से विचार नहीं किया गया, धार्मिक साहित्य या पंथ साहित्य कहकर के उसकी उपेक्षा कर। और विश्वविद्यालयों में भी वही उपेक्षित व्यवहार रहा, जिसके कारण उन पर मुख्य रूप से संत, जैसे विश्व मोहन जी ने भी कहा था कि संत कबीर पर, गुरु नानक देव पर, संत सुंदरदास आदि पर तो कार्य हुआ, पर अन्य संत साहित्य जो है वो समाज के सामने उनका जो साहित्यिक अवदान रहा वह नहीं आ। अब मैं दूसरे कारण की बात करूं तो दूसरा मूल कारण है साहित्य की अनुपलब्धता। मैंने भी संत साहित्य पर कार्य किया, डीलिट मैंने 2001 में किया था। 99 में 2000 में जब मैं संतों के साहित्य पर कर रही थी, मुझे महामती प्राणनाथ पर कुछ भी नहीं मिला, साहित्य मिला नहीं, तो मैं उनको जोड़ नहीं पाई, उसको कर नहीं पाई, जिसका मुझे आज भी अफसोस होता है। उस समय जो पुस्तक बन गई वो दोबारा तो आप नहीं कर सकते, पर आगे मेरा ये प्रयास रहता है कि उन पर मैं शोध आलेख लिखूं, प्रस्तुत करूं, उनके साहित्य को समाज के सामने लाया जाए। और साहित्य की अनुपलब्धता थी, उनकी काव्यम वाणी इतनी विस्तार में 18,000 से ज्यादा उसमें चौपाइयां हैं, 17 ग्रंथ हैं उसमें, खुलासा है, कीर्तन आदि अनेक कृतियां हैं, और उनका केवल पंथ की दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से ही महत्व नहीं है, उनका सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, राष्ट्रीय एकता, अखंडता को स्थापित करने के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, और इन पर शोध करने की आवश्यकता है। और इस दिशा में
जो कार्य किया गया वे प्राणनाथ मिशन द्वारा किया गया और जिसमें संत गुरुवर मोहन प्रियाचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने तारतम वाणी की व्याख्या करनी प्रारंभ की। पद संचयन के रूप में मेरे सामने इनकी एक पुस्तक आई, वाणी चर्चा, अभी सद्या प्रकाशित इनकी पुस्तक है जिनको मैंने देखा। तो इससे शोधार्थियों को बहुत लाभ होने वाला है। और जो प्राणनाथ साहित्य है वह आज गुरुवर द्वारा लाइब्रेरी को सौंपा जाएगा। हमारे पुस्तकालय में भी साहित्य उपलब्ध होगा, जिसके लिए आज हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सिंह जी भी उपस्थित हैं। तो इनको इसीलिए भी आज हमने आमंत्रित किया कि और भी जो पुस्तकें हमारे संत साहित्य पर है वे पुस्तकालय में उपलब्ध हो। शोधार्थी तभी किसी कार्य को करने में, शोध करने में अग्रसर हो पाता है जब वे पुस्तकें उनके सामने उपलब्ध होती है। कल्याण में जब पीएचडी करनी थी तो आया कि मुझे क्या विषय लेना है, तो मैंने उनको कहा कि आप महामती प्राणनाथ पर काम कीजिए। यार लाइब्रेरी में कुछ नहीं मिला, हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो नहीं कर सकता, कुछ उपलब्ध ही नहीं है। फिर मैंने उनको भेजा प्राणनाथ मिशन हकीकत बेंगलुरु के बाद। वहां जाके जब उसने पुस्तकें देखी तो फिर वो तैयार हो गया, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो जब तक साहित्य ही उपलब्ध नहीं हो हम कैसे कार्य करने में आगे। और क्योंकि अब साहित्य उपलब्ध है तो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया है और इसके लिए मैं साधुवाद देती हूँ प्रोफेसर शिवराज सिंह जी को, प्रोफेसर टंडन सर को, जिनके निरंतर प्रयास से, सहयोग से, रुचि शर्मा जो पीएचडी कर रही है संत काव्य परंपरा और महामती प्राणनाथ के साहित्य पर, कल्याण पीएचडी कर रहे हैं महामती प्राणनाथ के साहित्य में दार्शनिक चेतना को लेकर। जागृति एक विद्यार्थी है, वो भी शोध कार्य कर रही है, मेरे साथ ही कर रही है। प्रणामी साहित्य की जो पूरे पंथ परंपरा है उसका प्रारंभ से लेकर जो विकास है उस पर कार्य कर रही है। और इसी तरह से हमारे बीच में कमला शर्मा जी भी आई हुई है, जिन्होंने जामिया मिलिया से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। एक बार मैं चाहूंगी उनके लिए भी आप महामती प्राणनाथ के साहित्य को लेकर या संतों के साहित्य को लेकर अक्सर ये कह दिया जाता है कि ये तो धार्मिक साहित्य है, पंथवाद का साहित्य है, परंतु उसको हमें उस व्यवस्था से बाहर निकाल करके एक शोकपरक तटस्थ दृष्टि से साहित्यिक प्रदेय के रूप में देखने की आवश्यकता है। और महामती प्राणनाथ की वाणी में जिस प्रकार से एक अखंड राष्ट्र की परिकल्पना मिलती है वह शोध का विषय है, उस पर शोध किया जाना चाहिए। मैं संभावनाओं की बात कर रही हूँ। आजादी के बाद सरदार पटेल ने जो सभी रियासतों का एकीकरण करते हुए, एकजुट करते हुए एक अखंड राष्ट्र, एक अखंड भारत बनाया, इसकी संकल्पना हम देखते हैं 400 वर्ष पूर्व महामती प्राणनाथ करते हैं। औरंगजेब का शासनकाल था और उस समय में औरंगजेब को वो समझाने गए पर देखा कि उसका कुछ परिणाम नहीं होने वाला, तो बुंदेलखंड में छत्रसाल और उनकी सहायता के लिए उन्होंने उनके आसपास जितने राजा थे, देवगढ़ में, गढ़ा में, ओरछा में, जलालपुर में, कालपी में, चित्रकूट आदि में वहां के सामंतों से, राजाओं से मिले और उनको तैयार किया कि आप सब जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो सकता। और उनके अंदर जागृति पैदा करने का कार्य महामती प्राणनाथ एकांत साधना नहीं कर रहे हैं, वे समाज के, राष्ट्र के कष्ट को देख रहे हैं और उनसे मुक्ति के लिए भी प्रयास करते हैं। और फिर छत्रसाल जी के पास जाते हैं, 11 वर्ष तक उनके साथ रहे पन्ना में और ये सब मिल करके औरंगजेब का मुकाबला करते हैं और पूरे मध्य देश को, उस समय मध्य देश नाम था, उसको स्वतंत्र कराते हैं मुगल शासन। तो इनका बहुत बड़ा प्रत्यय रहा राष्ट्रीय चेतना जागृत। तो इसको देखने की आवश्यकता है आज सामाजिक चेतना जगाने में। उन्होंने
कारणों को ढूंढा जो विकृतियां उत्पन्न करने वाले थे, और उन कारणों में जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, हिंदू मुस्लिम आपस में सांप्रदायिक जो झगड़े चल रहे थे, तो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, सामाजिक सामंजस्य के लिए उन्होंने अपनी वाणी की। तो इस तरह से दर्शन अध्यात्म के क्षेत्र में और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से उनकी वाणी का अध्ययन किया जा सकता है, उस पर शोध किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने गुजराती में, सिंधी में, अरबी, फारसी में सबने। और जागनी यात्राएं, हमारे यहाँ यात्रा की बड़ी परंपरा रही है। गुरु नानक देव की भी यात्राएं जिनका ऐतिहासिक महत्व है, इसी तरह से महामती प्राणनाथ जी ने भी अहमदाबाद से यात्रा प्रारंभ करके गुजरात, राजस्थान आदि सभी देश होते हुए और अरब तक, बगदाद तक, मस्कत तक पहुंचे और इस तरह से जन जागृति की लहर चलाई। तो उनकी इन जागृति यात्राओं को लेकर शोध कार्य किया जा सकता है, उनकी वाणी को लेकर उसका समाज शास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन किया जा सकता है, और उनकी वाणी में जो मानवतावादी दृष्टि मिलती है, और विशेष रूप से महिला उत्थान के उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। अक्सर ये कहा जाता है कि सभी संत निवृत्ति मार्गी है, संन्यास को महत्व देते हैं, नारी की निंदा करते हैं, नारी की भर्त्सना करते हैं, पर महामती प्राणनाथ जी की पत्नी तेज कुंवरी थी, तो वह उनके साथ रही जागनी यात्रा में और महिलाओं को प्रबोधित करने का एक उल्लेखनीय कार्य, सराहनीय कार्य करें, तो उनके ऊपर भी आप कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से शोध की अनेक संभावनाएं हैं, हमें देखना है। साहित्य आपको उपलब्ध है आपके सामने, तो शोधार्थी काफी यहाँ बैठे हुए हैं, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि महामती प्राणनाथ के साहित्य में इन विभिन्न बिंदुओं पर विचार करें, शोध पत्र लिखें, शोधालेख लिखें, उन पर रिसर्च करें, तभी हम इन संतों के साथ उनकी वाणी को समाज तक पहुंचा पाएंगे और इस अमूल्य विरासत को संरक्षित, परिवर्धित कर पाएंगे।